हेलो बच्चों एंड अ वेरी गुड आफ्टरनून। आफ्टरनून इसलिए बिकॉज आफ्टरनून में मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इट कुड बी गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग फॉर यू पीपल। पहली चीज तो मैं बोलना चाहूंगा वेरी सॉरी, क्योंकि पिछले एक साल में चैनल पे कोई भी वीडियो नहीं आया है। और दूसरी चीज, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव दैट यू हैव गिवन टू द प्रीवियस वीडियो। है ना, करीब 5-10 दिन पहले तक भी कमेंट्स आ रहे थे कि और वीडियोस अपलोड करो, और वीडियोस अपलोड करो। सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव दैट एंड सपोर्ट विच वाज गिवन टू द प्रीवियस वीडियो। बात करते हैं अब फिलहाल जो अब मैं वीडियोस डाल रहा हूं या आगे जाकर डालूंगा, या इस करंट वीडियो की अगर बात कर ले, हर वीडियो के अंदर कम से कम हम लोग 30 क्वेश्चंस देखेंगे, कम से कम, उससे ज्यादा हो सकते हैं। और वो सारे के सारे क्वेश्चंस होंगे प्रीवियस ईयर पे बेस्ड। जैसे कि आज हम लोग शुरू करेंगे, देखेंगे प्रीवियस ईयर 2021 के क्वेश्चंस। अब जितने भी क्वेश्चंस होंगे दे आर ऑब्वियसली, हमें पता है सीईटी कोई भी हार्ड कॉपी रिलीज नहीं करता है, राइट। जो जितने भी क्वेश्चंस है वो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस है। मेमोरी बेस्ड मतलब कि स्टूडेंट्स को बिठाया जाता है और उनसे पूछा जाता है कि क्या क्या पूछे गए थे। अब ऑनलाइन इंटरनेट के ऊपर अलग अलग टेक्स्ट बुक्स के अंदर, रेफरेंस बुक्स के अंदर देयर आर डिफरेंट क्वेश्चंस जो जिन्हें कोलेट करके मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चंस लेकर आया हूं। और हर वीडियो के अंदर हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पे ही फोकस करेंगे, ऑब्वियसली बिकॉज नॉट द सेम क्वेश्चंस बट द टाइप जिस पे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो टाइप तो सेम ही रहने वाला है। एक चीज याद रख लेना, अगर तुम लोग वीडियो को शुरू कर रहे हो तो उसको पूरा देखना। डोंट डू कि 10 मिनट देख लेता हूं फिर आगे का 1 घंटे के बाद देखूंगा, फिर मैं रात को देख लूंगा बचा कुचा। डोंट डू दैट। किसी काम को अगर चालू करते हो तो उसे पूरा करके खत्म करो, सोच कर नहीं, ठीक है। सो जब तक वीडियो पूरा नहीं देखते तब तक वीडियो छोड़ना नहीं, ओके। चलो, और एक स्ट्रेच में 30 क्वेश्चन देखने तो बनते ही है ना। सब कुछ पूरा का पूरा ओवरऑल रिवाइज हो जाता है, ओके। चलो, और अगेन एक चीज, अगर तुम लोगों ने पूरा पोर्शन खत्म नहीं किया है तो इट्स नॉट वर्थ वॉचिंग, है ना। ये वीडियो, इसके अंदर पूरे पोर्शन 11th और 12th के पोर्शंस कोलेटेड रहने वाले हैं, है ना, प्रॉपर सीईटी पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। सो पहले सारे के सब कुछ रिवाइज कर लो, सब कुछ, और उसके बाद कम डाउन टू अपने वीडियोस, ओके। हमारा पहला सवाल है, आइडेंटिफाई द लास्ट एलिमेंट इन लैंथेनॉइड सीरीज। अब हमें पता है लालू को याद रख लेना, है ना। लैंथेनम के बाद वाले एलिमेंट्स और ल्यूटिटियम तक जितने भी होते हैं, लैंथेनम को लैंथेनॉइड सीरीज में कंसिडर करना नहीं, ओके। सो लैंथेनम के बाद मतलब सीरियम से स्टार्ट होता है और ल्यूटिटियम तक। आंसर तो सी होने वाला है, बट लैंथेनॉइड सीरीज के अंदर और भी तो एलिमेंट्स है जो पूछे जा सकते हैं। 4th एलिमेंट, 5th एलिमेंट, कोई भी पूछा जा सकता है। तो लैंथेनॉइड सीरीज को याद करने का एक बहुत आसान तरीका मैं तुम लोगों को बताता हूं। इस पर्टिकुलर निमोनिक को सिर्फ याद रख लेना। सुनो, सीने पर नदियां प्रेम की समाई, यूं गदगद तब दिल हुआ, इधर तुम्हें अब बुला लूं। लास्ट एलिमेंट बुला लूं, तो लास्ट एलिमेंट होता है अपना ल्यूटिटियम। सुन लो फिर से, सीने पर नदियां प्रेम की समाई, यूं गदगद तब दिल हुआ, इधर तुम्हें अब इज यटर्बियम वाई भी है, बट अब उसको तो कंसिडर कर ही सकते हैं। अब बुलालू, याद रखो, न्यूमोनिक को रिपीट करो मेरे पीछे, तुम्हें याद रखना है। अब इसके अंदर फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट, लास्ट एलिमेंट कुछ भी पूछ लिया जाए, 4th एलिमेंट, 3rd एलिमेंट, है ना, हम लोग बराबर जवाब दे सकते हैं। सीने पर नदियां प्रेम की समाई, यूं गदगद तब दिल हुआ, इधर तुम्हें अब बुला लूं। दैट्स इट। सो या इसके लिए हमारा जो आंसर है वो है ल्यूटिटियम। सो ल्यूटिटियम जो है दैट इज द लास्ट एलिमेंट ऑफ लैंथेनॉइड सीरीज। हमारा अगला सवाल है, 0.05 फैराडेज इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू CuSO4 सॉल्यूशन, कैलकुलेट द मास ऑफ कॉपर प्रोड्यूस्ड एट द कैथोड। तो कितना मास ऑफ कॉपर है जो कॉपर का जो डिपॉजिट होने वाला है कैथोड के ऊपर, वो हमें कैलकुलेट करना है। याद है ये कौन सा रूल है? दिस इज बेसिकली फैराडेज सेकंड लॉ, है ना। अब फैराडे के लॉ की अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, अकॉर्डिंग टू विच मास डिपॉजिटेड जो होता है दैट इज इक्वल टू ZIT, है ना। ये हमारे पास होता है मास डिपॉजिटेड, जहां पर Z जो होता है वो होता है इक्विवेलेंट मास। I और T क्या है? I इज करंट पास्ट फॉर टाइम T। करंट पास्ट फॉर टाइम T जो होता है दिस इज बेसिकली व्हाट, दिस इज Q, है ना, चार्ज। सो इसको मैं लिख सकता हूं दिस इज इक्वल टू Z इंटू Q, मतलब कि
इक्विवेलेंट मास मल्टी या इक्विवेलेंट वेट मल्टीप्लाइड बाय द चार्ज जो उसके थ्रू फ्लो हुआ है, जो पास हुआ है। अब चार्ज तो हम लोगों को गिवन है, इसका मतलब है कि Q की जो वैल्यू है वो हम लोगों को गिवन है, विच इज 0.05 फैराडे, लेटिंग यू नो। और ये चीज याद भी रखना, यूनिट्स पे ध्यान देना, कई बार यूनिट से ही समझ में आ जाता है कि कौन सी चीज गिवन है। फैराडे इज द यूनिट ऑफ चार्ज, तो Q की वैल्यू हम लोगों को पता है 0.05। ओके, अब हमें Z की वैल्यू निकालनी है। Z क्या होता है? Z इज बेसिकली इक्विवेलेंट मास, जिसका हमारे पास फॉर्मूला होता है एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट, एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी। ठीक है, तो कॉपर का एटॉमिक मास कितना होता है? दैट इज 63.5 जो गिवन है। और CuSO4 के अंदर कॉपर की वैलेंसी कितनी है? वैलेंसी मतलब CuSO4 में कॉपर जो है वो +2 के अंदर एग्जिस्ट कर रहा होता है। सो बेसिकली उसका जो वैलेंसी है वो हम लोग यहाँ पर +2 सब्सटीट्यूट करेंगे। इसकी जो वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल टू 31.25, राइट। सो इसकी जो इक्विवेलेंट मास की जो वैल्यू आ रही है Z की वैल्यू, या इक्विवेलेंट वेट की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 31.25। सब्सटीट्यूटिंग वैल्यू ऑफ Q which is 0.05 फैराडे and Z which is 31.25 in the equation, है ना। इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करेंगे तो मास की जो वैल्यू आएगी विच इज इक्वल टू Z, मतलब कि 31.25 मल्टीप्लाइड बाय Q, मतलब कि 0.05। अब इसको कैलकुलेट करना, आंसर जो आएगा दैट विल बी इक्वल टू 1.59 ग्राम्स, विच इज ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी है हमारा करेक्ट आंसर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question is identify the product obtained in the following reaction. एक reaction हमें given है and we need to figure out what the product is going to be. The reactant is orthochloronitrobenzene, ठीक है, सॉरी पैराक्लोरोनाइट्रोबेंजीन। सो यहाँ पर पैरा पोजीशंस पर है क्लोरीन और नाइट्रो ग्रुप, तो Cl एंड यहाँ पर है अपने पास NO2। फर्स्ट स्टेप में इसका रिएक्शन कराया गया है NaOH के साथ एट 433 केल्विन। हमें पता है इस स्टेप के अंदर क्या होता है, HCl जो है वो सेपरेट हो जाता है, तो इधर का H और इधर का Cl अलग निकाल दीजिए, और ONA- जो है वो वहां पर जाकर अटैच हो जाता है। सो हमें फर्स्ट स्टेप के अंदर मिलता है, फर्स्ट ऑफ ऑल NO2 जो है इट रिमेन्स अनअफेक्टेड, और ONA यहां पर आकर अटैच हो जाता है, विच इज पैरा नाइट्रो सोडियम फिनॉक्साइड। सेकेंड स्टेप में इसका कराया गया है एसिडिक हाइड्रोलिसिस। सो इस केस के अंदर NaOH जो है वो सेपरेट हो जाता है, NaOH अलग निकल जाता है, और OH ग्रुप जो है वो रह जाता है बेंजीन रिंग के ऊपर। अगेन NO2 जो है इट रिमेन्स अनअफेक्टेड। देखो क्या फॉर्म हुआ है, हमें बेंजीन रिंग पे जब OH है दैट इज कॉल्ड फिनोल, और पैरा पोजीशन के ऊपर है NO2। सो वी हैव गॉट पैरा नाइट्रोफिनोल, तो पैरा नाइट्रोफिनोल विच इज ऑप्शन सी। वेरी गुड, सो ऑप्शन सी इज द required answer. Our next question is formation of gluconic acid from glucose by oxidation or using bromine is, देखो अब ब्रोमीन जो होता है इट्स अ वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ग्लूकोनिक एसिड क्या होता है? ग्लूकोनिक एसिड इज बेसिकली जब ग्लूकोज को हम लोग मतलब कि CHOCH 4 times and then CH2OH, दिस इज अपना ग्लूकोज। ग्लूकोज को जब हम लोग एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो वो ग्लूकोनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, विच इज जो CHO ग्रुप है वो COOH में कन्वर्ट हो जाता है, बाकी सब एज इट इज CHOH 4 times and then CH2OH। ठीक है, सो दिस इज अपना ग्लूकोज एंड दिस इज अपना ग्लूकोनिक एसिड। अब ब्रोमीन वाटर एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, अल्डिहाइड जो है वो इजीली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, तो ब्रोमीन वाटर जो है ये ग्लूकोज के अंदर अल्डिहाइड की प्रेजेंस को कंफर्म करता है। सो फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोनिक एसिड फ्रॉम ग्लूकोज बाय ऑक्सीडेशन यूजिंग ब्रोमीन वाटर identifies or confirms the presence of aldehyde group in glucose. Answer is B. Our next question is hybridization of NiCN4 2-। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का सवाल है। अब सबसे पहले निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट निकलते हैं। निकल के पास होते हैं 28 इलेक्ट्रॉन्स। सो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो होती है आर्गन 4s2, मतलब ये हुए पहले 20 इलेक्ट्रॉन्स एंड देन 3d8।
ये निकल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। यहां पर अगर देखोगे निकल का पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, निकल के ऑक्सीडेशन नंबर को अगर NiCN4 2-, ठीक है। निकल को अगर मैंने X ले लिया, एक CN के ऊपर -1 का चार्ज होता है, 4 CN पे कितने -4 का चार्ज होगा, एंड दिस इज इक्वल टू ये -2, दिस इज इक्वल टू -2। तो X की जो वैल्यू आ रही है वो आएगी +2। सो निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है +2। सो Na+2 का अगर ऑक्सीडेशन का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाले, इट विल बी आर्गन 3d8, है ना। 2 इलेक्ट्रॉन मतलब कि 4s से निकल गए, 2 इलेक्ट्रॉन 4s से निकल गए। अब इसको मैं लिख देता हूं ऑर्बिटल डायग्राम के फॉर्म में। आर्गन 1 2 3 4, चलो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। ये हो जाएगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Na+2 का। Cn जो होता है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड होता है। Cn- जो होता है इट्स इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड। तो जब Cn- की एंट्री होगी तो ये पेयरिंग करवा देगा, है ना। तो Na+2 जो होगा, NiCN4- जब फॉर्म होगा तो यहां पर इसकी पेयरिंग हो जाएगी, किसकी, ये यहां पर पेयर हो जाएगा। सो हम पेयर होने के बाद कुछ ऐसा हो जाएगा। अब 4 CN आकर अटैच होने वाले हैं। सो यहां पर क्या है, अपने पास 3D है, उसके बाजू में क्या है 4s है, और उसके बाजू में है 4p। 3D 4s एंड 4p। अब देखो यहां पर जब 4 CN है, कहां पर आएंगे, 1 CN इधर पे, 1 CN इधर पे और 2 CN इधर पे, 4 CN आना चाहते हैं ना। सो 1 D में, 1 S में और 2 P में। सो इट्स कॉन्फ़िगरेशन इज गोइंग टू बी DsP2। सो दिस इज DsP2। स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड में कौन कौन से लोग हैं, CN और CO अपने को स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड में आते हैं, राइट। सो कॉन्फ़िगरेशन इज गोइंग टू बी DsP2 एंड द रिक्वायर्ड ऑप्शन इज A. Our next question is, what is the density of potassium if it has BCC structure with edge length 4 Armstrong? अब हम लोगों को क्या क्या गिवन है, हम लोगों को पता है कि BCC यूनिट है ना। BCC यूनिट मतलब कि बॉडी सेंटर्ड। इसका मतलब अब पहली चीज तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी जो होती है उसका फॉर्मूला होता है Zm/Na⁴, जहां पर Z क्या होता है, Z होता है नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल। अब बॉडी सेंटर्ड के लिए Z की वैल्यू होती है हमारे पास 2। M इज मोलर मास, पोटेशियम है, मोलर मास गिवन है विच इज इक्वल टू 39। Na क्या होता है, एवोगाड्रो नंबर 6.023 इंटू 10⁻23, और A मतलब कि यहां पर एज लेंथ गिवन है, एज लेंथ की वैल्यू गिवन है 4 Armstrong। 4 Armstrong, Armstrong को हम लोग कन्वर्ट करेंगे मीटर के अंदर। सो दिस इज 4, 2 मिनट, Armstrong, चलो 4 Armstrong को हम लोग कन्वर्ट करेंगे मीटर में, तो 4 इंटू 10⁻⁻8 मीटर्स, ठीक है। सॉरी -10 मीटर, और सेंटीमीटर में करना हो तो -8 सेंटीमीटर। तो फिलहाल हम लोग सेंटीमीटर में करते हैं, क्यों, क्योंकि ऑप्शंस जितने भी है वो सब सेंटीमीटर्स के अंदर है। तो 4 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट करना होता तो -10 करते हैं हम लोग। अब इन सभी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं डेंसिटी के फॉर्मूले में। तो डेंसिटी जो होगी दैट इज इक्वल टू Z मतलब कि 2, M मोलर मास मतलब कि 39, डिवाइडेड बाय Na मतलब कि एवोगाड्रो नंबर 6.023 इंटू 10⁻23, और A क्यूब मतलब कि 4 इंटू 10⁻⁻8 का होल क्यूब। अब इस पूरे को जब करोगे कैलकुलेट, योर आंसर इज गोइंग टू बी 2.02 समथिंग। सो विच इज ऑप्शन, इसको कैलकुलेट करोगे तो अप्रोक्सीमेटली आंसर आएगा 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, विच इज ऑप्शन बी। Moving on to the next question. The question is, which formula from the following is used to determine molar mass of solute from depression in freezing point? Depression in freezing point का अगर आप लोगों को फॉर्मूला याद हो तो डेल्टा TF जो होता है, just a second, डेल्टा TF जो होता है दैट इज इक्वल टू KF इंटू मोलालिटी। मोलालिटी को थोड़ा ओपन करते हैं। सो डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू मोलालिटी को मैं लिख सकता हूँ नंबर ऑफ मोल्स पर kg ऑफ सॉल्वेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट हम लोग लिखते हैं, डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट जो kg में होना चाहिए। सो वेट ऑफ सॉल्वेंट मतलब कि W1 kg में करने के लिए मल्टीप्लाइड बाय 1000। अब नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, मास इन ग्राम्स अपॉन मोलर मास मतलब कि वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट। सो आई कैन राइट डेल्टा TF इज इक्वल टू
के एफ इंटू नंबर ऑफ मोल्स को अब हम लोग ओपन कर रहे हैं, मतलब कि वेट ऑफ सोल्यूट मतलब कि W2 अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट मतलब कि M2, ये हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स, और मल्टीप्लाइड बाय 1000 और डिवाइडेड बाय W1 तो पहले से है ना, ये 1000 और W1 तो पहले से है यहाँ पर। चलो अब इसको अगर हम लोग देखें, हमको M2 की वैल्यू निकालनी है, राइट। सो मैं अगर M2 को यहाँ लेकर जाऊँ, TF को नीचे लेके आऊँ, सॉरी डेल्टा TF को, तो मैं लिख सकता हूँ M2 इज इक्वल टू KF इंटू W2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय डेल्टा TF इंटू W1। अब देखो कौन सा ऑप्शन है जो यहाँ पर ट्रू बैठ रहा है, एंड द ऑप्शन विच इज करेक्ट इज ऑप्शन बी। देख लीजिए 1000 इंटू KF इंटू W2 डिवाइडेड बाय डेल्टा TF इंटू W1, जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ गैस इज हीटेड फ्रॉम 273 केल्विन टू 373 केल्विन, मतलब कि टेम्परेचर जो है, देख लो टेम्परेचर चेंज हुआ है 273 से 373 केल्विन में। सो T1 जो है दैट इज इक्वल टू 273 केल्विन, और T2 जो है दैट इज 373 केल्विन एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब प्रेशर को कांस्टेंट रखा गया है। इफ इनिशियल वॉल्यूम ऑफ गैस इज 10 लीटर, मतलब कि V1 जो है दैट इज 10 लीटर, तो फाइनल वॉल्यूम कितना होगा, V2 कितना होगा, ये पूछा गया है। अब एक चीज चार्ल्स लॉ के हिसाब से, मतलब कि जब प्रेशर कांस्टेंट होता है, वी नो दैट V1 बाय T1 इज इक्वल टू V2 बाय T2, है ना, चार्ल्स लॉ के हिसाब से। सो V1 कितना है अपने पास, 10 बाय 273 इज इक्वल टू V2 डिवाइडेड बाय 373। अब V2 को अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे, आई कैन राइट इट एज 373 मल्टीप्लाइड बाय 10 डिवाइडेड बाय 273। इस पूरे को कैलकुलेट करना, आंसर अप्रोक्सीमेटली 13.66 आएगा, ठीक है, विच इज ऑप्शन बी। एंड ऑप्शन ऑब्वियसली DM क्यूब में आएगा, लीटर एंड DM क्यूब आर द सेम यूनिट्स, राइट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हमसे पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव sp3 हाइब्रिडाइजेशन, इनमें से किसका sp3 हाइब्रिडाइजेशन नहीं है। हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करने के लिए एक बहुत ईजी सा तरीका मैं आप लोगों को बताता हूं, जहां पर हम लोग z कैलकुलेट कर रहे होते हैं, एंड z इज इक्वल टू हाफ ऑफ v प्लस m माइनस c प्लस a, जहां पर v होता है सेंट्रल मेटल की वैलेंसी, M इज कितने मोनोवेलेंट एटम, मोनोवेलेंट मतलब कि ग्रुप 1 या ग्रुप 17 के एटम्स उसके साथ कितने अटैच्ड है, माइनस कोई भी कैटायनिक चार्ज और प्लस कोई भी एनायनिक चार्ज। क्या कहा, V क्या है, सेंट्रल मेटल एटम की वैलेंसी या उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। M क्या है, दैट इज नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम्स, मोनोवेलेंट एटम्स। C क्या है, एनी पॉजिटिव चार्ज, एंड A क्या है, एनी नेगेटिव चार्ज, ठीक है, एनायनिक चार्ज। अब यहां पर अगर देखोगे, हम लोग सीधा ऑप्शन चेक करते हैं, विच इज XeF4 इज द आंसर। क्यों, इसके लिए अगर Z देखोगे, सो दैट इज गोइंग टू बी हाफ ऑफ जेनॉन। क्या है, जेनॉन इज अपना इनर्ट गैस, राइट। सो जेनॉन की जो वैलेंसी होती है, उसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कोई मोनोवेलेंट एटम है, हाफ फ्लोरीन, ग्रुप 1 और ग्रुप 17 के जो एलिमेंट्स होते हैं वो मोनोवेलेंट कहलाते हैं। सो प्लस 4 मोनोवेलेंट एटम है, कोई भी पॉजिटिव चार्ज नहीं है और कोई भी नेगेटिव चार्ज भी नहीं है। सो दिस इज इक्वल टू हाफ ऑफ 12 विच इज इक्वल टू 6। Z की वैल्यू जब 6 आती है दैट इज ऑक्टाहेड्रल, सो दिस इज नॉट sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 कब होता, अगर Z की वैल्यू आ जाती 4। Z की वैल्यू जब 4 होगी तो टेट्राहेड्रल, मतलब कि sp3। Z की वैल्यू जब 3 होगी मतलब कि ट्राइगोनल प्लेनर विच इज sp2। Z की वैल्यू जब 5 होगी तो ट्राइंगुलर बाय पिरामिडल, ठीक है। सो ये छोटी छोटी चीजें याद रखो। अब Z की वैल्यू 6 आई है, इट मीन्स इट हैज ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द मॉलिक्यूल हैविंग डायपोल मोमेंट। अब इनमें से किस मॉलिक्यूल के अंदर डायपोल मोमेंट है वो हमें बताना है। डायपोल मोमेंट जब भी कैलकुलेट करना होता है ना, पहले ना स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया करो। BF3 को अगर देखोगे तो BF3 का जो स्ट्रक्चर होता है दैट इज बेसिकली ट्राइगोनल प्लेनर, है ना। sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, 3 सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं, सो दैट इज BF F एंड F। CH4 क्या होता है, CH4 इज टेट्राहेड्रल, CHCl3 is again tetrahedral, so CHCl,
Cl, and CCl4 is again tetrahedral. Cl, चलो हमने सबके स्ट्रक्चर्स अब ड्रॉ कर लिए। अब ध्यान से देखो यहाँ पर क्या करना है, हमें नेट डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करना है। हमें पता है कि जो डाइपोल होता है वो इट्स ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो इसका डाइपोल कुछ ऐसा होगा, है ना। देखो 3 डाइपोल फॉर्म हो रहे हैं और तीनों जो है वो फॉर्म हो रहे हैं 120 डिग्री के ऊपर। इसका अगर नेट कैलकुलेट करोगे तो इसका जो नेट आता है वो आ जाता है 0। तो इसका जो म्यू नेट होगा दैट इज इक्वल टू 0। CH4 के अंदर सेम केस है। देखो ये इस डायरेक्शन में, कार्बन इज कंपेरेटिवली मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, है ना। सो ये कुछ ऐसा फॉर्म होगा। ये भी, इसके लिए भी जो इसका म्यू होगा नेट वो 0 आएगा। CCl4 के लिए भी सेम चीज है। इधर ये अपनी तरफ है ना, क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो बॉन्ड को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा वो इलेक्ट्रॉन पेयर को। सो अगेन इसके लिए भी जो म्यू नेट होगा दैट इज गोइंग टू बी 0। CHCl3 को देखते हैं। CHCl3 के अंदर क्लोरीन जो है इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, राइट। और हाइड्रोजन और कार्बन में कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। सो अगर इसका कुछ नेट देखोगे तो ये कुछ ऐसा बन रहा है। इसका अगर तुम लोग FBD ड्रॉ करोगे, है ना, फ्री बॉडी डायग्राम, तो कुछ ऐसा बन रहा है। मतलब कैंसल आउट करने के लिए तो कुछ भी नहीं है, कोई ना कोई नेट फोर्स आने ही वाली है जो कुछ इस डायरेक्शन में आएगी, है ना। रिजल्टेंट फोर्स कुछ ना कुछ तो रहने ही वाली है। सो यहाँ पर रिजल्टेंट डाइपोल आने ही वाला है जो नीचे के डायरेक्शन में रहेगी। सो इसका नेट डाइपोल इज नॉट इक्वल टू 0। सो करेक्ट आंसर इज CHCl3। Our next question is the ratio between root mean square velocity of H2 at 50 Kelvin and O2 at 800 Kelvin. So RMS velocity का रेशियो निकालना है बेसिकली। अब URMS का एक फॉर्मूला था जो हम लोगों ने लास्ट ईयर देखा था, है ना, गैसियस स्टेट नाम के चैप्टर के अंदर, विच वॉज URMS या VRMS इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3RT डिवाइडेड बाय M। अब H2 के लिए 50 केल्विन है, सो H2 के लिए कितना है, सो T1 is equal to 50 Kelvin for H2 और T2 बोल देते हैं। सो T2 is equal to 800 Kelvin for O2, है ना। ये हम लोगों को गिवन है। अब URMS का वैल्यू निकालते हैं। सो URMS 1 मतलब हमको किसके लिए चाहिए, रूट रेशियो ऑफ रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन एट दैट एंड दैट ऑफ दिस, ठीक है। RMS 1 मतलब कि 1 इज हमने लिया है हाइड्रोजन के लिए। सो दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3RT1 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ H2 एंड डिवाइडेड बाय URMS2 मतलब कि दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3RT2 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ O2। अब इसके अंदर देखो, इसको अगर हम लोग देखेंगे ध्यान से तो इसके अंदर 3R और 3R तो कांस्टेंट है, ये तो एनीवेज कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बचा हमारे पास, हमारे पास बचा हुआ है, वी आर लेफ्ट विथ अंडर रूट ऑफ T1 बाय मोलर मास ऑफ H2 इनटू ये T2 मोलर मास ऑफ O2 डिवाइडेड बाय T2, ये बचा है अपने पास, राइट। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। T1 की वैल्यू कितनी है, 50 केल्विन गिवन है। सो 50 इंटू मोलर मास ऑफ O2 कितना है, 32 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ H2 इज 2 इंटू T2 कितना गिवन है, 800। अब इस पूरे को कैलकुलेट करेंगे, सब कैंसिल आउट हो जाएगा। आंसर इज गोइंग टू बी 1 विच इज आर ऑप्शन C, ये दोनों, ठीक है। सो द रेशियो ऑफ रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटीज ऑफ हाइड्रोजन एट 50 केल्विन एंड ऑक्सीजन एट 800 केल्विन इज 1। Our next question is what is the IUPAC name of this compound। चलो एक कंपाउंड गिवन है, उसका IUPAC नेम बताना है। ध्यान से देख लो, यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप है OH। अब जब फंक्शनल ग्रुप आ जाता है तो प्रायोरिटी जो होती है वो मतलब उसे दी जाती है या उस कार्बन को दी जाती है जहां पर फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड हो। इसका मतलब जिस कार्बन पर OH अटैच्ड हो उसको लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए। सो सबसे पहले तो इनको कार्बन कार्बन से डिनोट कर दो ताकि कोई भी कंफ्यूजन अवॉइड हो सके, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हर जगह कार्बन कहाँ पर है वो हमने देख लिया। अब जिस कार्बन के ऊपर OH अटैच्ड है वहां पर हम लोगों को उस कार्बन को नंबर 1 देंगे। मतलब कि दिस इज गोइंग टू बी नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 4 एंड 5।
मैंने यहां पर से नंबरिंग क्यों नहीं की, क्योंकि इस मिथाइल ग्रुप को उसके बाद छोटा नंबर मिलना चाहिए, ठीक है ना। दिस इज बेसिकली CH3, सो इसीलिए मैंने नंबरिंग लेफ्ट साइड से की। अब 3 के ऊपर मिथाइल ग्रुप है, सो दिस इज गोइंग टू बी 3 मिथाइल। 2 मिनट, ये पेन थोड़ा लाइट चल रहा है। सो दिस इज गोइंग टू बी 3 मिथाइल और 3 मिथाइल और साइक्लोपेन, 5 कार्बन है तो साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन और OH ग्रुप इज मतलब कि सफिक्स जो होगा वो ओल होगा, सो साइक्लोपेंटेन ओल। सो दिस इज द रिक्वायर्ड नेम which is option C. Our next question is the IUPAC name of the coordination compound is. अब coordination compound के नाम लिखने की कुछ rules होते हैं। What are the rules? सबसे पहले कैटायन का नाम लिखा जाता है। अब इसके अंदर कैटायन कौन सा है? कैटायन है अपना ये वाला पार्ट, चलो कैटायन है अपना ये वाला पार्ट, है ना, तो इसका नाम पहले लिखा जाएगा। अब कैटायन का नाम हम लोग कैसे लिखेंगे? लिखते वक्त हमेशा हम लोग लाइगेंड के नंबर को पहले लिखेंगे, ठीक है। अब अपने पास 2 लाइगेंड्स हैं, कौन से है? H2O और दूसरा है अपने पास NH3, है ना, ये 4 टाइम्स और ये 2 टाइम्स। अब देखो NH3 को हम क्या लिखते हैं? NH3 को वी राइट अमाइन और H2O को हम लोग लिखते हैं एक्वा या एक्वो, कोई भी लिख सकते हो। एक्वा मैं लिख रहा हूं बिकॉज सारे ऑप्शंस में एक्वा ही है। अब देखो एक्वा और अमाइन में कौन सा पहले लिखा जाएगा? ए तो दोनों के अंदर है, सेकेंड में M और Q में कौन सा पहले आता है? M पहले आता है, तो अमाइन पहले लिखेंगे। अमाइन के पास अमाइन कितने हैं अपने पास? 4 है, तो टेट्रा अमाइन। उसके बाद क्या है? एक्वा, कितने हैं? 2, सो डाई एक्वा। उसके बाद मेटल कौन सा है अपने पास? कोबाल्ट, राइट, सो कोबाल्ट, उसका ऑक्सीडेशन नंबर आएगा और एंड में अपने आयन का नाम, ठीक है, एनायन का नाम। ये वो अपने कैटायन का नाम पूरा। एनायन क्या है? Cl3 मतलब कि क्लोराइड। अब हम लोगों को क्या करना है? हम लोगों को ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। अब जनरली तुम लोगों को बता दूं, कोबाल्ट और क्रोमियम जब भी 6 बॉन्ड्स फॉर्म करे या 6 लाइगेंड्स के साथ अटैच्ड हो, हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर 3 ही आता है। अब CET है, टाइम सेव करना है, स्टार्ट यूजिंग शॉर्टकट्स, है ना। चलो, सो कोबाल्ट और क्रोमियम जब भी 6 लाइगेंड्स के साथ अटैच्ड हो या उसकी डेंसिटी 6 हो, तो हमेशा आंख बंद करके ऑक्सीडेशन नंबर को 3 डाल दिया करो। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर इज 3। कैसे 6? देखो ना, 2 एक्वा और 4 अमाइन, तो हो गए 6 लाइगेंड। 6 लाइगेंड के साथ कोबाल्ट या क्रोमियम अटैच्ड हो, आंख बंद करके ऑक्सीडेशन स्टेट को 3 डाल दिया करो। सो इसके लिए आंसर इज ए, टेट्रा अमाइन डाई एक्वा कोबाल्ट 3 क्लोराइड। Our next question is, an organic compound on analysis gives carbon 42.8%, hydrogen 7.2% and nitrogen 50%. Volume of 1 grams of compound was found to be 50 ml at STP. Molecular formula of the compound is. देखो हमें परसेंटेजेस गिवन है लेकिन पूछा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। जब ऐसे अलग अलग एलिमेंट्स के परसेंटेजेस गिवन हो, वी नो हाउ टू कैलकुलेट इंपेरिकल मास, है ना। तो इंपेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले तक कैसे जाना है, लेट्स चेक, ठीक है। सो पहले तो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं हमारे पास है कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन का, इन सब के परसेंटेजेस गिवन है, विच इज 42.8%, यहाँ पर 7.2% एंड नाइट्रोजन इज 50%। अब देखो हम लोग हमेशा ना अज्यूम कर लेते हैं कि 100 ग्राम अपने पास मास है। अगर 100 ग्राम मास होगा, जो परसेंटेज होता है वही उसका मास हो जाएगा, मतलब 42.8% मतलब 42.8 ग्राम्स। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालना आसान हो जाता है। तो नंबर ऑफ मोल्स अगर निकालोगे तो मास अपॉन मोलर मास, मतलब 42.8% मतलब वही उसका मास हो जाएगा 100 ग्राम्स में से ना, डिवाइडेड बाय मोलर मास। 7.2 डिवाइडेड बाय 1 एंड 50 डिवाइडेड बाय 14, ठीक है। सो इससे नंबर ऑफ मोल्स अगर कैलकुलेट करोगे, यू विल गेट 3.6, यहाँ पर 7.2 एंड देन अगेन 3.6, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली। अब अगर तुम लोग देखोगे, हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो सिंपलेस्ट रेशियो के लिए इनमें से जो सबसे छोटा आएगा उससे तुम लोग सबको डिवाइड कर दोगे। 3.6 इज द स्मॉलेस्ट, सो यू विल गेट 1:2:1, मतलब कि एक कार्बन है अपने पास, 2 हाइड्रोजन है और 1 नाइट्रोजन है। ये आ गया अपने पास इंपेरिकल फॉर्मूला। इंपेरिकल मास भी अगर कैलकुलेट करना चाहो तो वो भी हम लोग यहीं से कर सकते हैं। चलो, इंपेरिकल मास अगर हम लोग देखें तो दैट इज इक्वल टू, इंपेरिकल मास इज इक्वल टू
एक कार्बन, 2 हाइड्रोजन और एक नाइट्रोजन, सो विच इज इक्वल टू 28। सो इंपेरिकल मास आ गया अपने पास 28 ग्राम्स पर मोल। अब ये आ गया हमारे पास कौन सी चीजें हैं, ये इंपेरिकल फॉर्मूले से रिलेटेड चीजें आ गई हमारे पास। ओके चलो अब आगे देखते हैं। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, अब सिर्फ इंपेरिकल फॉर्मूले से मॉलिक्यूलर मास तक अगर हमें बढ़ना है तो ऑब्वियसली हम लोगों को दूसरी चीजों को भी यूज करना पड़ेगा। ठीक है, दूसरी चीजों को जैसे कि और भी डेटा गिवन है, हम लोगों को मास गिवन है, 1 ग्राम सब्सटेंस है हमारे पास, ये गिवन है, और हम लोगों को गिवन है कि 50 ml उसका वॉल्यूम है, तो नंबर ऑफ मोल्स हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे देखते हैं, चलो अब 50 ml अपने पास मास वॉल्यूम गिवन है। ठीक है, तो वॉल्यूम अगर 50 ml है तो हम लोगों को पता है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4। अगर लीटर में हो, वॉल्यूम ml में है, अगर ml में है तो वी विल यूज 22400, है ना। सो दिस विल बी इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाय 22400। इस पूरे को अगर कैलकुलेट करोगे यू विल गेट 2.23 इंटू 10⁻⁻3। इतने नंबर ऑफ मोल्स है अपने पास। हमें और एक चीज गिवन है, 1 ग्राम कंपाउंड है अपने पास। ठीक है, सो वी ऑल्सो नो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास इन ग्राम्स अपॉन मोलर मास, या वेट इन ग्राम्स अपॉन मोलर मास। हम लोगों को नंबर ऑफ मोल्स पता है, कितना है 2.23 इंटू 10⁻⁻3। मास कितना गिवन है, 1 ग्राम गिवन है, और इससे हम लोग मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो मोलर मास जो आएगा दैट विल बी इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय, दैट विल बी इक्वल टू 1 divided by 2.23 into 10⁻⁻3 which is equal to 448। अब मोलर मास आ गया। इंपेरिकल मास पता है, मोलर मास पता है, तो अब हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं n की वैल्यू, है ना। n की जो वैल्यू होगी दैट इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ द कंपाउंड डिवाइडेड बाय इंपेरिकल मास। चलो अब इसको थोड़ा सा मैं रब कर देता हूं। चलो अब ये इतना ठीक है। तो पहले हमने क्या किया, इंपेरिकल फॉर्मूला निकाला, इंपेरिकल फॉर्मूला से इंपेरिकल मास निकाला, वॉल्यूम को यूज करके नंबर ऑफ मोल्स निकाले, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास को यूज करके मोलर मास निकाल लिया। फिर अब हम लोग निकाल रहे हैं n की वैल्यू, है ना। n जो होगा दैट इज इक्वल टू मोलर मास कितना आया था 448 डिवाइडेड बाय इंपेरिकल मास कितना गिवन है 28। इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर इज गोइंग टू बी 16। सो n की वैल्यू आ गई 16। सो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होगा दैट इज इक्वल टू n इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला, ये तो पता ही है। n कितना है 16, इंपेरिकल फॉर्मूला आया CH2n, so this is equal to C16 H32 N16। so C16 H32 N16 is option C। थोड़ा लंबा क्वेश्चन था बट डिफिकल्ट तो नहीं था। फिर से स्टेप्स याद रखना, इंपेरिकल फॉर्मूला निकाला, वॉल्यूम को यूज करके मोलर मास नंबर ऑफ मोल्स निकाले, नंबर ऑफ मोल्स को यूज करके मोलर मास निकाला। अब मोलर मास आ गया तो n आ जाएगा, एंड इंपेरिकल फॉर्मूला इज इक्वल टू n इंटू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को यूज करके हमने निकाल लिया हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। दैट्स इट। Our next question is how much BaCl2.2H2O and pure water are to be mixed to prepare 50 grams of 12% BaCl2 solution। देखो क्या गिवन है कि BaCl2 का क्या 50 grams of 12% BaCl2 solution हम लोगों को प्रिपेयर करना है। ठीक है, अगर हमारे पास है तो BaCl2.2H2 में कितना प्योर वाटर हम लोगों को मिक्स करना पड़ेगा, ये पूछा गया है। ठीक है, अब देखो 50% ऑफ 12% BaCl2, इसका मतलब 12% ऑफ 50 ग्राम कितना होगा, सो 50 इंटू 12/100 विच इज इक्वल टू 6 ग्राम। इसका मतलब BaCl2 कितना है अपने पास 6 ग्राम, 6 ग्राम अपने पास BaCl2 है। अब पहले इनके मोलर मासेस कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है ना, बेरियम का मोलर मास होता है 137, क्लोरीन का होता है 35.5, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के तो हम लोगों को पता ही है ना, 1 और 16। सो अब इसके यहाँ पर वैल्यूज देखते हैं। ठीक है, अब अगर तुम लोग BaCl2 का जो मोलर मास होता है वो आएगा, कैलकुलेट करना, इट विल कम आउट टू बी 208। ठीक है, सो जब 208 मोलर मास है तो हमारे पास कितना BaCl2 है 6 ग्राम। जब मोलर मास 2068 है तो 6 ग्राम BaCl2 अपने पास है। BaCl2.2H2O, अगर मोलर मास इसके कैलकुलेट करोगे तो आएगा तुम्हारे पास 244। सो जब मोलर मास 244 होगा तो कितना BaCl2 अपने पास होगा, लेट्स से x ग्राम्स। देखो जब
208 अपना मोलर मास है, मतलब BaCl2, तो 12% BaCl2 है ना। सो 6 ग्राम गिवन है। सो अगर BaCl2.2H2O अगर इतना मोलर मास होगा तो कितना ग्राम अपने पास BaCl2 होगा, ये कैलकुलेट करना है। सो x जो होगा दैट विल बी इक्वल टू 244 मल्टीप्लाइड बाय 6 डिवाइडेड बाय 208। इसको कैलकुलेट करेंगे, आंसर आएगा अपने पास 7.03 ग्राम्स। ये क्या है, दिस इज अमाउंट ऑफ BaCl2 इन BaCl2.2H2। इतना BaCl2 अपने पास है। सो व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, सो अमाउंट ऑफ, सॉरी ऑक्सीजन है, वाटर, सो अमाउंट ऑफ वाटर जो होगा दैट इज इक्वल टू कितना होगा, टोटल मास कितना है अपने पास 50 ग्राम्स, सो दैट विल बी इक्वल टू 50 माइनस ऑफ 7.03। सो आंसर जो होगा दैट विल बी इक्वल टू 42.97 के आसपास, विच इज ऑप्शन बी। क्या किया हमने, पहले तो 50 ग्राम 12%, 50 ग्राम का 12% जो है वो BaCl2 एक गिवन है जो आया 6 ग्राम। सो जब BaCl2 प्योर लिया, मतलब कि 208 ग्राम जब मोलर मास आ रहा है तो 6 ग्राम उसका मास है, ठीक है। सो जब 244 उसका मास मोलर मास होगा तो कितने ग्राम अपना BaCl2 होगा, वो देखा तो 7.03 आया। अब 7.03 जो है वो BaCl2 है, तो टोटल मास 50 ग्राम है, तो कितना वाटर होगा, दैट विल बी 42.97 ग्राम्स। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सवाल है हमारे पास, द एंथैल्पी चेंज दैट accompanies a reaction in which 1 mole of its standard state is formed from its elements in their standard state। देखो ये बेसिकली एक डेफिनेशन है किस चीज की, द एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स इन स्टैंडर्ड स्टेट। ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की डेफिनेशन है ना। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की डेफिनेशन है, क्या ऑप्शन में है, यस ऑप्शन बी इज करेक्ट है ना। 1 मोल सब्सटेंस फॉर्म हो रहा होता है अपने एलिमेंट से इन स्टैंडर्ड स्टेट, है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। और उस टाइम पे जो एंथैल्पी चेंज होती है दैट इज स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं, व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी। देखो कंडक्टिविटी इज 1 रेजिस्टिविटी, है ना। सो कंडक्टिविटी जो होता है जिसको G या C से रिप्रेजेंट करते हैं, सो कंडक्टिविटी जो होता है दैट इज 1 रेजिस्टिविटी। 10th का फॉर्मूला है, 10th के फॉर्मूले के हिसाब से रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो इंटू एल बाय ए, ज्यादा नहीं फॉर्मूला, तो रेजिस्टिविटी जो होता है दैट इज इक्वल टू आर इंटू ए बाय एल। आर क्या होता है, ओम, एरिया किस में देखोगे, मीटर स्क्वायर में ले लेते हैं, चाहो तो सेंटीमीटर स्क्वायर में भी ले सकते हो, बट ठीक है मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय मीटर। कैलकुलेट करोगे तो रेजिस्टिविटी का यूनिट आता है ओम मीटर। सो कंडक्टिविटी का जो यूनिट होगा दैट इज इक्वल टू 1 रेजिस्टिविटी का यूनिट, इसका मतलब 1 ओम मीटर, इसका मतलब ओम इनवर्स इंटू मीटर इनवर्स। ओम इन है ना, और ओम इनवर्स क्या होता है, ओम इनवर्स इज साइमेंस, सो दिस इज इक्वल टू साइमेंस पर मीटर। सो साइमन पर मीटर अगर ऑप्शन में है तो ठीक है, यस है ऑप्शन में, नहीं तो सेंटीमीटर में भी लिख सकते हो, है ना। चलो आंसर इज डी। अब ये मैंने पूरा डेरिवेशन करके क्यों बताया, बिकॉज सबको ऑन द स्पॉट याद रहना जरूरी नहीं, कितनी चीजों को रट्टा मारोगे, लेकिन 10वीं की चीजें तो याद ही है ना। फिजिक्स में भी ये चीजें पढ़ चुके हो, 10th से पढ़ते आ रहे हो कि रो इज इक्वल टू एल बाय ए, सॉरी आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए। सो इन सभी चीजों को बार कितनी बार याद रखना है, बेसिकली लॉजिक्स यूज कर लो, सिंपल आंसर इज डी। Moving on to the next question, what is the rate constant of first order reaction? First order reaction given है, first order reaction के लिए हमारे पास फॉर्मूला है कि K जो होता है, रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करना है ना, तो K is equal to 2.303 divided by T log of initial concentration to final concentration, ठीक है। अब रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करना है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मतलब इसी इक्वेशन को यूज करना है। इफ 0.08 मोल ऑफ रिएक्टेंट रिड्यूसेस टू 0.02 मोल इन 23.03, मतलब टाइम भी पता है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है बट नंबर ऑफ मोल पता है ना, कितने नंबर ऑफ मोल रिड्यूस हुए हैं, वी कैन यूज द सेम थिंग। सो दिस इज इक्वल टू 2.303, टाइम कितना लगा है 23.03 मिनट, लॉग ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन नहीं पता, नंबर ऑफ मोल्स पता है, सो 0.08 नंबर ऑफ मोल यूज कर सकते हैं, डिवाइडेड बाय 0.02 है ना, नंबर ऑफ मोल्स 0.08 इनिशियली थे, फाइनली कितने हैं 0.02। नाउ लेट्स कैलकुलेट इट, इसको कैलकुलेट करेंगे, दिस इज गोइंग टू बी 4, सो दिस विल बी इक्वल टू, मैं लिख सकता हूं कि K इज इक्वल टू 1/10 इंटू log 4। log 4 को तुम लोग 2 log 2 लिख सकते हो, है ना, कैसे, सो 1/10 log 4 कैन बी रिटन एज log 2 का स्क्वायर,
log 2 का स्क्वायर मतलब 2 log 2, so this is equal to 2 divided by 10 into log of 2, so this is equal to 1 by 5 into log 2. log 2 की वैल्यू क्या होती है 0.3010. अब इसको कैलकुलेट करोगे आंसर आएगा 0.06 समथिंग समथिंग, जो है हमारा ऑप्शन डी. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. Our next question is the 3D block elements that exhibit maximum number of oxidation states. ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए पहले हमें हमेशा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पता होनी चाहिए. अब स्कैंडियम की अगर हम लोग बात करें तो स्कैंडियम में हम लोगों के पास 21 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज गोइंग टू बी आर्गन 18 इलेक्ट्रॉन्स, 4s2 के 20 मतलब 18 प्लस 2 20 एंड देन 3d1. अगर हम लोग टाइटेनियम मतलब कि 22 इलेक्ट्रॉन्स को अगर हमें फिल करना है, वी विल हैव आर्गन 18 इलेक्ट्रॉन्स, 4s2 मतलब कि 20 इलेक्ट्रॉन्स एंड देन 3d2. मैंगनीज की अगर हम लोग बात करेंगे, वी विल हैव आर्गन 4s2 मतलब ये हुए 20 इलेक्ट्रॉन्स एंड देन 3d5. 3d के अंदर इसके पास है 5 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5. और अगर हम लोग जिंक की बात करेंगे तो वी विल हैव आर्गन 3d10, चलो इसको ऐसे लिख देता हूं, कंप्लीटली फिल्ड है ना. सो आर्गन 3d10 एंड देन 4s2. अब इन सभी के अंदर अगर तुम लोग ध्यान से देखोगे तो मैंगनीज इकलौता है जिसके पास बहुत सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स भी है, प्लस ये 4s के इलेक्ट्रॉन्स को भी शेयर कर सकता है ना. मैंगनीज जो होता है ये +2 +3 +4 +5 +6 और +7 ये सारी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस शो कर रहा होता है. ओके, सो ऑब्वियसली मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स विल बी शोन बाय मैंगनीज. किस फैक्टर पे? बिकॉज इट हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्लस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ 4s कैन ऑल्सो बी शेयर्ड, है ना. सो इट शोज मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स. Our next question is which of the following statement is not true for a reaction having rate law. चलो rate law की वैल्यू हम लोगों को given है which is R is equal to K into concentration of H2 into concentration of I2. अब देखो given नहीं है बट ऑब्वियसली बात है कि इनकी जो पावर्स है वो 1 है ना. ऑब्वियसली बात है, वो अंडरस्टूड है. अब देखो यहाँ पर अब चारों ऑप्शंस देखते हैं, ठीक है, उसके हिसाब से देखेंगे कौन सा सही है या गलत है. ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज, ओवरऑल ऑर्डर कैसे निकालते हैं? दिस प्लस दिस. तो ओवरऑल ऑर्डर जो होने वाला है दैट इज 1 + 1 विच इज इक्वल टू 2, मतलब कि ये सही है. रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू H2, हाँ H2 के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर है, बिल्कुल सही है. रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर इन विद रिस्पेक्ट टू I2 के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर है, ये भी सही है. ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 1, गलत. डी जो है वो गलत है. क्यों? ओवरऑल ऑर्डर कैसे निकालते हैं? H2 का पावर प्लस I2 का पावर, मतलब कि इट शुड बी 2 जो ऑप्शन ए में था, है ना. ओवरऑल ऑर्डर अगर 2 है तो ऑब्वियसली 1 नहीं हो सकता ना, कोई एक ही होगा. आंसर इज डी, मतलब वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है कि ओवरऑल ऑर्डर इज 2, सो इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज ओवरऑल ऑर्डर इज 1. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. हमसे पूछा गया है एट रूम टेम्परेचर पोलोनियम क्रिस्टलाइजेस इन अ प्रिमिटिव क्यूबिक सेल इफ ए इज, ए मतलब कि एज लेंथ गिवन है. चलो देखते हैं. ए की वैल्यू गिवन है विच इज इक्वल टू 3.36 एंगस्ट्रॉम. ऑप्शंस देख लो, सेंटीमीटर क्यूब में है, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे मतलब कि 3.36 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर. अब एज लेंथ की वैल्यू हमें पता है. Calculate the theoretical density of polonium if its atomic mass is 209 grams per mole. हम लोगों को डेंसिटी की फॉर्मूला पता है, डेंसिटी इज इक्वल टू ZM/NaA क्यूब, राइट. अब इसके अंदर बोला गया प्रिमिटिव क्यूबिक सेल मतलब सिंपल क्यूबिक सेल, मतलब कि Z की वैल्यू जो होने वाली है वो 1 होने वाली है. मोलर मास की वैल्यू गिवन है विच इज इक्वल टू 209. Na हम लोगों को पता है विच इज एवोगाड्रो नंबर, और एज लेंथ की वैल्यू भी गिवन है. अब इन सबको वैल्यू, इन सभी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं डेंसिटी के फॉर्मूले के अंदर. तो डेंसिटी जो है दैट इज इक्वल टू Z इंटू M डिवाइडेड बाय Na, 6.023 इंटू 10⁻³ इंटू A क्यूब, मतलब कि 3.36 इंटू 10⁻⁸ का होल क्यूब. अब इस पूरे को हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो आंसर जो आएगा वो आएगा अप्रोक्सीमेटली 9 पॉइंट समथिंग. अब इस पूरे को कैलकुलेट करना, आंसर इज गोइंग टू बी अप्रोक्सीमेटली 9 पॉइंट समथिंग विच इज ऑप्शन ए.
Our next question is the vapor pressure of 100 grams of water reduces from 17.53 to 17.22 mm when 17.10 grams of substance X is dissolved in it. The substance X can be, सुनो अब क्या हुआ है, तुम ध्यान से देखो, एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, कौन सी, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, है ना, वेपर प्रेशर कम हो चुका है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज किन सॉल्वेंट्स किन सोल्यूट्स के ऊपर बनी हुई है, द सोल्यूट्स शुड बी नॉन वोलेटाइल, याद है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डिफाइंड ओनली व्हेन सोल्यूट्स आर नॉन वोलेटाइल। अब ऑप्शन देख लो ना, कौन सा सोल्यूट नॉन वोलेटाइल है, आंसर इज ग्लूकोज, है ना, वेपर प्रेशर रिड्यूस हुआ है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कब डिफाइंड है, जब हमारा सोल्यूट जो होगा वो नॉन वोलेटाइल होगा। कोई एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है ऑप्शन में, यस, आंसर इज ग्लूकोज, सिंपल। हमारा अगला सवाल है, द प्रोसेस बाय विच साइट्स ऑफ एडजॉर्बेंट आर मेड फ्री सो दैट मोर एडजॉर्बेंट कैन ऑक्यूपाई देम इज कॉल्ड, एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर थोड़ा सा करेक्शन है, दिस शुड हैव बीन एडजॉर्बेट, ये एडजॉर्बेट होना चाहिए था, ठीक है। एक्चुअली एक प्रोसेस होती है जिसके अंदर एडजॉर्ब्ड सब्सटेंस को सरफेस से निकाला जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा एडजॉर्बेट आकर जमा हो पाए। एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेट का फर्क, एडजॉर्बेंट होता है जिस सरफेस पे एडजॉर्प्शन होने वाला है, ये क्या है, दिस इज एडजॉर्बेंट। एडजॉर्बेट होता है जो आकर जमा होने वाला है, एडजॉर्बेट। तो एक प्रोसेस होती है जिसके अंदर एडजॉर्बेट या जो सरफेस का पे जो जमा है उसको निकाला जाता है ना, सरफेस पे जो एडजॉर्बेट आकर जमा हो चुका है उस पर्टिकुलर कंपाउंड को निकाला जाता है ताकि दूसरा एडजॉर्बेट आकर वहां पर जमा हो पाए, और उस प्रोसेस का नाम होता है डीजॉर्प्शन। याद रखो आप इस चीज को। सो डीजॉर्प्शन इज बेसिकली अ प्रोसेस इन विच द एडजॉर्बेट ऑन द सब्सटेंस और द मटेरियल ऑन द सब्सटेंस इज बीइंग रिमूव्ड सो दैट मोर एडजॉर्बेट कैन एक्यूमुलेट ऑन एडजॉर्बेंट। द प्रोसेस इज कॉल्ड डीजॉर्प्शन। Our next question is, starch is an example of which of the following type of colloid? स्टार्च किस टाइप की कोलॉइड का एग्जाम्पल है? देखो स्टार्च जो होते हैं, पहली बात तो मैक्रोमोलिक्यूलर कंपाउंड है ना, बहुत बड़े बड़े कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं मॉलिक्यूलर मास के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो एक मैक्रोमोलिक्यूलर कोलॉइड होता है क्योंकि जब वो डिसोल्यूशन होता है उसका स्टार्च का, स्टार्च अपने आप में मैक्रोमोलिक्यूलर है, एंड आफ्टर डिसोल्यूशन ये एक ऐसा कोलॉइड फॉर्म करता है, जो ऐसा एक सॉल्यूशन फॉर्म करता है जो कोलॉइडल रेंज में आता है। तो इस चीज को एज फैक्ट याद रखो कि स्टार्च जो है ये एक मैक्रोमोलिक्यूलर कोलॉइड है। मैक्रोमोलिक्यूलर कोलॉइड ये क्या है? मैक्रोमोलिक्यूलर कंपाउंड तो स्टार्च होता ही है, जब वो उसका डिसोल्यूशन होता है तो वो एक ऐसा सॉल्यूशन फॉर्म करता है जो कोलॉइडल रेंज में एग्जिस्ट कर रहा होता है। सो आंसर इज ए। Our next question is, what is the enthalpy of formation of NH3 if bond enthalpies are as NN, HH and NH is this and this? Basically नाइट्रोजन नाइट्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन और नाइट्रोजन हाइड्रोजन की बॉन्ड एंथैल्पी गिवन है। हमें पता करना है कि बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होगा NH3 का। अब इस क्वेश्चन के अंदर एक करेक्शन है कि NH4 की जो बॉन्ड एंथैल्पी गिवन है वो नेगेटिव गिवन है। नेगेटिव का मतलब एक्सोथर्मिक प्रोसेस, लेकिन नाइट्रोजन बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, उसके बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। इट हैज टू बी एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। इसको पॉजिटिव कर देना, अदरवाइज आंसर सही नहीं आएगा। ठीक है, चलो अब व्हाट इज द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3? देखो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कैसे निकालते हैं? जब एंथैल्पी चेंज when a compound is formed, 1 mole of a compound substance is formed from its elements in standard state। मतलब कि NH3 जो है वो फॉर्म होना चाहिए किससे? एलिमेंट्स कौन से? उसके नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, और उसकी स्टैंडर्ड स्टेट में वो कैसे एग्जिस्ट करते हैं? N2 और H2 के फॉर्म में, राइट? अब देखो एक बैलेंस करेंगे तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स, ये हो जाएगा 2 टाइम्स। बट स्पेसिफिकली एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, 1 मोल सब्सटेंस फॉर्म होना चाहिए, मतलब 1 मोल NH3 फॉर्म होना चाहिए। यहाँ कितना फॉर्म हो रहा है? 2 मोल। सो लेट्स डिवाइड द होल इक्वेशन बाय 2। we will get चलो we will get 1/2 N2, you will get 3/2 H2। तो यहाँ पर 1 मोल ऑफ NH3 आ जाएगा। अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है डेल्टा H ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3 which will be equal to bond enthalpy of reactants minus bond enthalpy of product। अब रिएक्टेंट में हमारे पास क्या है? हमको मिलेगा हाफ ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ N2 प्लस हाफ ऑफ 3/2 टाइम्स ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन माइनस 1 मतलब चलो ठीक है, -1 क्यों? 1 मोल है, लेकिन
बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ NH3। अब देखो लेकिन क्यों बोला मैंने, क्योंकि एक NH3 के अंदर 3 नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बॉन्ड्स है, राइट। एक NH3 के अंदर 3 नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बॉन्ड्स है, तो इसीलिए मल्टीप्लाई करना है उसको 3 के साथ। सो मल्टीप्लाई हमने उसको किया 3 के साथ। सो हाफ ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ NN प्लस 3/2 टाइम्स ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन माइनस 3 टाइम्स ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ NH3। 3 टाइम्स क्यों, क्योंकि एक NH3 में 3 नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बॉन्ड है। ओके, सो बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ NH3 ना लिखकर मैं यहां पर लिखूंगा बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ NH, है ना, दैट वुड बी बेटर। सो यहां पर हम लोग लिखेंगे बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ NH, और एक NH3 में 3 बॉन्ड है इसीलिए मल्टीप्लाई किया 3 से। सो अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, यू विल गेट 1/2 इंटू 941 प्लस 3/2 इंटू 436 माइनस 3 इंटू 389। अब इस पूरे को अगर कैलकुलेट करेंगे द आंसर विल कम आउट टू बी 42.5 किलो जूल पर मोल, ठीक है, विच इज ऑप्शन डी।